हाँ मैम। मैम अभी स्टॉप दिखा रहा है। कुछ ज्यादा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था कि कितने तरीके से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने पढ़ा था इंटरव्यू मेथड। उसके पहले भी काफी सारा चीज पढ़ लिया था हम लोगों ने, और इसलिए सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा है कि मेल क्वेश्चनियर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हमें इस क्लास में पूरा लिखना पड़ेगा, तो फिर से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर सी, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है कि अगर हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी ऑब्जर्व करके, जैसे कि मान लो बहुत से लोग का हाइट चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वेट, ठीक है। तो मतलब ये मेनली इंस्ट्रूमेंटल होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ऐसे देख के नहीं, अंदाजे से कि इतना हाइट हो सकता है, उतना हो सकता है। मेजरमेंट टेप ले लिया जिससे लंबाई मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी का जो है वेट चेक करना है, तो वेट मशीन के थ्रू से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हाइट चेक, वेट चेक, एक्सेट्रा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हाइट के लिए हाइट चेक करने के लिए मेजरिंग टेप होता है, वेट चेक करने के लिए वेट मशीन होता है, तो जैसे इसके थ्रू से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। फिर ऑल दो, बोलो ये एक्यूरेसी इसका होने का चांसेस क्या होना चाहिए, तुम लोग बताओ। कि अगर हम लोग किसी का हाइट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से चेक करें, वेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से चेक करें, तो उसका एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी का चांसेस क्या होगा? हाय। हाई होगा। लेकिन टाइम टेकिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ मैम। इसीलिए ऑल्दो मोर एक्यूरेट, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत एक्यूरेट होता है बट टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक एक जन को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से उसका, मतलब जो भी हो, ह्यूमन बीइंग का मेजरमेंट हो या कुछ और हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो एक एक जन का चेकिंग करने पे टाइम लगेगा, और कवरेज भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोग ज्यादा लोगों का नहीं कर सकते ना। टाइम कंज्यूमिंग मतलब ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं कर सकता, लेबरस मतलब मेहनत वाला था, ठीक है। ये सब पॉइंट पे ही एमसीक्यू होगा, ठीक है। अभी शायद समझ में ना आए कि इसका क्या मतलब इतना इम्पोर्टेंस है लिखने का, लेकिन जैसे ही हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग देखना कि कितना इम्पोर्टेंट है, कि सिर्फ ये पढ़ने से ही जो हम नोट बनवा रहे हैं तुम लोग सारे एमसीक्यू कर सके। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर लिखो क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। क्वेश्चनियर फील्ड एंड sent by
इन्यूमरेटर। इसका मतलब क्या है? देखो, क्वेश्चनियर सेंट फील्ड, देखो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चनियर का बात आया था, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, बी पॉइंट, ठीक है। जहां पर क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्रॉपर सीक्वेंस और गाइडलाइन के साथ हमें जो भी क्वेश्चन करना है वो वेल ड्राफ्टेड होता है, उसे क्वेश्चनियर बोलते हैं। अब ये वाला पॉइंट जो है इसमें मैंने लिखा है, इसको पॉइंट डी देना पड़ेगा, मतलब ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है। क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी पर्सन को भेजते हैं कि जाओ जाके ये सर्वे करके आओ, ठीक है। अब वो पर्सन क्यों जाएगा? वो वही काम करता होगा तो जाएगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि जो डेटा कलेक्ट करने वाली एजेंसियां होती है तो वो तो लोगों को हायर करके ही डेटा कलेक्ट करवाती है ना, खुद तो हर जगह जा नहीं सकती है। तो फिर क्या बोलेगी कि लोगों को भेजेगी, जिन लोगों को काम पे रखती है, तो उनको बोलते हैं इन्यूमरेटर, ठीक है। इन्यूमरेटर, जैसे देखो सरकार की तरफ से जब कोई भी सर्वे होता है उसके लिए आते हैं तो थोड़ी ना कोई गवर्नमेंट उठ के चला आता है, तो उनके यहाँ जो काम उस काम में अपॉइंट रहते हैं वही आते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्यूमरेटर, ठीक है, जो हमसे पूछताछ करते हैं। तो वो एक क्वेश्चनियर बना के ला सकते हैं। मतलब क्यों क्वेश्चनियर बना के लाएंगे? देखो, अब क्वेश्चन सर्वे में क्वेश्चन पूछते पूछते क्या होता है ना, इधर उधर का बात हो जाता है। तो अगर हम लोग वेल ड्राफ्ट करके बना के लाए, देखोगे एक पेज में सारा चीज लिख के, एक पूरा ड्राफ्टेड रहता है, मेन मेन जो पूछना है पूछ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है ये सब हम फिलअप कर लेंगे, ठीक है, या फिर हमें फिलअप करने के लिए बोल देते हैं। तो क्वेश्चनियर का मतलब वो हो गया जहां पर वेल ड्राफ्टेड वेल सीक्वेंस के साथ जो है मेरा क्वेश्चन रेडी रहेगा, ठीक है। फिर इन्यूमरेटर जो पूछना है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछेगा और उसे फिल करते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो इन्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, वो हम लिखवा देंगे। इन्यूमरेटर का मतलब होता है पर्सन हु डायरेक्टली interact with respondent and fill the questionnaire questionnaires, ठीक है। मतलब इन्यूमरेटर जो मैंने बोला, पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द रेस्पोंडेंट, मतलब जो पूछताछ करता है, जो पर्सन आके पूछताछ करता है सर्वे करते वक्त, ठीक है, और क्वेश्चनियर को फिल करता है, उसी को बोला जाता है इन्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जनरली यूज्ड इन केस ऑफ सर्वे। तो नॉर्मली सर्वे के टाइम पे इन्यूमरेटर अपॉइंट करके जो है क्वेश्चनियर बना के जो है सर्वे का जो आंसर चाहिए वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का अलग अलग तरीका, जिसमें से लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरव्यू मेथड पढ़ लिया था, ठीक है। और इंटरव्यू के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड पढ़ा था। आज हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर ये पढ़ते थे, ये हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, पहला बात है सेकेंडरी डेटा किसे बोलते हैं, वो लास्ट क्लास बताया था कि कलेक्टेड डेटा को फिर से अगर हम लोग कलेक्ट करें तो उसे सेकेंडरी डेटा बोल सकते हैं। अब इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है सेकेंडरी डेटा का, ठीक है। तो कुछ पॉइंट एमसीक्यू में पूछता है तो हम बता देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कुछ सोर्सेस होता है, इंटरनेशनल सोर्सेस लाइक हु, ठीक है। हु मतलब तुम लोग को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरा नाम लिखो, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन। तो देखोगे जब कोविड आया था, ठीक है, तो WHO का ही जो रिपोर्ट आता था उसे ही मेन माना जाता था, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट ही ये बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हेल्थ के बारे में कुछ भी हमें पता करना है, इंटरनेशनल सोर्सेज जो कि WHO, वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नाम है तो वो हम लिखवा देते हैं। एक है ILO। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMF, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो गया। इसमें हूँ हेल्थ के बारे में ILO लेबर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फंड, मॉनेटरी फंड क्या है, कितना है इंटरनेशनली, वो IMF बताता है। वर्ल्ड बैंक यानी बैंक का कुछ भी डिटेल्स वगैरह हमें चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस होता है इन इंडिया, जैसे कि CSO यहाँ से हमें मिलता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो कुछ भी चीज का स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा हमें चाहिए तो हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। फिर है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। तो जो भी सर्वे होता है, जो सैंपल कलेक्ट करके जो सर्वे होता है, तो नेशनल जो सर्वे हो रखा है उसका डिटेल्स हमें NSSO के थ्रू से मिल जाएगा। इसके अलावा रेगुलेटर्स, ठीक है, जैसे कि बैंक को रेगुलेट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कंपनी को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। रेरा, इरडा, ठीक है। ये रेरा, इरडा, ये सब जो है तुम लोग फुल फॉर्म देख के लिख लेना। अब लिखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। वैसे फुल फॉर्म उस तरीके से पूछता नहीं है, मैंने 2-3 पॉइंट फिर भी लिखवा दिया। रेरा, इरडा, इरडा जैसे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, इरडा जो है। और रेरा जो है, ये रियल एस्टेट का है, रेरा। अच्छा, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे प्राइवेट एंड क्वास, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट, ठीक है। तो आधा सरकारी और आधा बेसरकारी, ऐसे सोर्सेस क्या होता है, तो लाइक ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। NCERT, तो ये कुछ हो गया हम लोग का। क्वासी मतलब, क्वासी गवर्नमेंट का मतलब जैसे कि मैंने बोला आधा सरकारी आधा बेसरकारी, ठीक है, ना तो फुल्ली गवर्नमेंट ओरिएंटेड ना तो फुल्ली प्राइवेट। और NCERT तो पता है एजुकेशनल होता है ना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन के बारे में डेटा पता करना है तो यहाँ मतलब ये
सब सेकेंडरी सोर्सेस क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर रखा है। तो अगर हम लोग चाहे कि मुझे लेबर ओरिएंटेड कोई डेटा चाहिए इंटरनेशनल तौर पे, तो मुझे आईएलओ से डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसके मतलब ये होता है। इसके अलावा कुछ रिसर्च पेपर्स एंड अदर अनपब्लिश्ड सोर्सेस, अदर अनपब्लिश्ड सोर्सेस, मतलब ऐसे कुछ रिसर्च पेपर या सोर्सेज जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सोर्स हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मूवी वगैरह में कभी कभी देखो, कुछ कुछ मूवी जो कि कुछ ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होता है, तो वहां लिखा हुआ रहता है कि ये कुछ अनपब्लिश्ड, मतलब जिसका कोई अभी तक पब्लिकेशन उस तरीके से हुआ नहीं कि ये चीज हुआ था नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब वो चीज सबको भी पता नहीं है, बट कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेस है जहां से हमें ये डेटा मिला, तो उसके आधार पे हम लोगों ने ये मूवी बनाया, ठीक है, ये मूवी बना है। तो ये वही रिसर्च या फिर किसी चीज का रिसर्च पेपर। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हम लोग कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लिखो, स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, ये हमें एमसीक्यू में देता है, तो जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है। तो चेकिंग एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी का मतलब एक्चुअली एरर फ्री, ठीक है। डेटा का स्क्रूटनी करने का मतलब है कि ये चेक करना कि डेटा हम लोग का कितना एरर फ्री है, यानी कितना एक्यूरेट है, ठीक है, और कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, एक्चुअली कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि देखो, जैसे हम लोग सर्वे कर रहे हैं और हम लोग मान लो जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका एज कितना है, तो कोई बोल रहा है मेरा एज है, मान लो बोल रहा है, कोई बोल रहा है मेरा एज है 50 ईयर्स, ठीक है। अब अगर 50 ईयर्स 2026 में उसका एज है आज के डेट पे, तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब वो काउंट करने से पता चलेगा, 60 होने से डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, 1976। 76। हाँ, तो अगर बोल रहा है कि मेरा 50 ईयर्स एज है, इधर बोल रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1980, तब तो मैच नहीं हुआ ना दोनों बात, ठीक है, दोनों बात मैच नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीजों को, ये एक एग्जांपल है, इस तरीके की चीजों को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। जैसे बोल दिया कि हम ग्रेजुएट है, अब बोल रहे हैं कि भाई ग्रेजुएट हो तो एक काम करना है आपको, आपके जो लास्ट रिजल्ट है इसका कॉलेज का, ठीक है, आपको वो रिजल्ट जो है हमें जो है फोटोकॉपी करके देना है, क्योंकि हम लोग ये लिटरेसी रेट चेक कर रहे हैं, तो हम लोग फोटोकॉपी जो है वो लेके जाएंगे आपके रिजल्ट का। इधर बोल रहे हैं मेरे पास उसका फोटोकॉपी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों बात में सिमिलरिटीज होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, डेटा एरर फ्री भी होना चाहिए। तो जब हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें ये सारे चीजों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। फिर सेकेंड लिखेंगे, फाइंडिंग ऑफ एरर, फाइंडिंग ऑफ error by enumerators while filling or receiving question। बोल रहा है कि हाँ, जब इन्यूमरेटर कौन, जो सर्वे करने जाता है, ठीक है, तो एरर अगर कुछ भी इन्यूमरेटर ने कोई गलत चीज लिखा है, ठीक है, जब क्वेश्चन के अगेंस्ट में आंसर ले रहा था तो उसने अगर कोई गलत चीज लिखा है तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली चेकिंग मतलब वो भी स्क्रूटिनी का ही पार्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, इंटरनल इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, कंसिस्टेंसी
चेक, जैसे कि अभी जो चीज मैंने अभी बताया कि इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने एग्जांपल दिया देखो अभी वही लिखेंगे, व्हेन टू और मोर सीरीज ऑफ related data are given, check each other, चेक ईच अदर, ठीक है। तो जब कुछ रिलेटेड डेटा का आंसर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें दोनों को चेक करना चाहिए, जैसे एज के साथ डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। इस तरीके से बाकी और भी चीजों को हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई आप बोल रहे हो कि आप जो है भारत के ही नागरिक हो, तो फिर आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके के हर एक चीजों को हम लोग चेक कर सकते हैं। कोई बोल रहा है कि हम ग्रेजुएट है, तो फिर ग्रेजुएट हो तो कुछ तो प्रूफ होगा आपको, ठीक है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एडमिट कार्ड हो, कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक होना चाहिए, आप एज एज जो बोल रहे हो उसके साथ डेट ऑफ बर्थ का मैचिंग होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज इन्यूमरेटर को देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट, कंसिडर इन्यूमरेटर बायस while using data। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्यूमरेटर बायसनेस दिखा रहा है जब वो डेटा का यूज कर रहा है, मतलब मान लो कोई जान पहचान का है या फिर कुछ है तो उसका परसेंटेज मान लो कम है थोड़ा बहुत, तो उसको ज्यादा कर दे रहा है, कहीं ये सब तो कुछ नहीं कर रहा है। तो इन्यूमरेटर का भी सारा चीज हमें चेक करना चाहिए कि इन्यूमरेटर जब क्वेश्चन जो पूछा उसके अगेंस्ट में जो आंसर फिल किया, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं और फिल करना था कहीं और फिल कर रहा है गलती से, वो गलती है, ठीक है। बायस होने का मतलब जानबूझ के, कि भाई हम जानबूझ के डेटा को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, ठीक है। एज ए न्यूमरेटर डेटा मैनिपुलेट करना भी गलत है। एज ए न्यूमरेटर अगर हम लोग गलत जगह पे फिलअप कर दे रहे, जैसे किसी ने बोला कि मेरे घर में दो 60 ईयर्स, दो सीनियर सिटीजन है, तो वहां मान लो बॉक्स किया हुआ है 2 3 ऐसे करके, तो इससे क्या किया, ये नो वाले में टिक कर दिया, मतलब सीनियर सिटीजन है एक जगह पे है नो, एक जगह पे है यस, तो जिसके यहाँ सर्वे करने का बोला हाँ है, तो इस पे टिक करने की जगह गलती से इस पे टिक कर दी, ठीक है। तो फिर वो चीज भी तो हमें देखना चाहिए, मतलब डेटा कलेक्शन करके फिलअप करते वक्त कुछ गलत तो नहीं किया, या फिर हम लोगों ने खुद खुद कोई बायसनेस तो नहीं दिखाया एज ए न्यूमरेटर। हम लोगों ने इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक किया कि नहीं किया, ये भी देखना है। जैसे मान लो मोबाइल नंबर जो है जितने डिजिट का होना चाहिए, कहीं वो कम ज्यादा डिजिट तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, या फिर बोलते हुए उससे गलती हुआ, और या फिर हम लोगों से लिखते हुए गलती हुआ, तो ये सारे चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी के नाम का स्पेलिंग हो गया कुछ और, ठीक है, कोई किसी का एड्रेस देखोगे ना, वोटर कार्ड में आधार कार्ड में हर जगह पे कितना गलती हो जाता है, ठीक है। अब शायद बोलने वाला किया हो या फिर लिखने वाला किया हो, फिर उसके बाद उसको फिर ठीक करवाने के लिए सरकार की तरफ से डेट आते रहता है कि भाई आपका अगर वोटर कार्ड आधार कार्ड में कोई तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ भी है तो उसको ठीक करवा लीजिए इस डेट में आके, ठीक है। तो वो सब कैसे होता है, जब डेटा फिलअप हुआ था तब गलती हुआ है स्पेलिंग लिखते वक्त या डेट ऑफ बर्थ लिखते वक्त, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया हम लोग का स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का प्रेजेंटेशन किस तरीके से। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट में बताएं, सबसे पहले हमें करना पड़ता है रॉ डेटा का कलेक्शन, ठीक है, मतलब नॉर्मली हम लोगों ने रॉ डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद समरी करते हैं उसका, उसे क्लासिफाई करते हैं और नीट एंड क्लीन बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये रॉ डेटा कलेक्ट हुआ, फिर कलेक्टेड डेटा का हम लोगों ने समरी बनाया, उसको क्लासिफाई किया, मतलब अलग अलग किया, ठीक है। फिर उसको नीट एंड क्लीन तरीके से जो है नीट एंड क्लीन किया। अब फिर ये हो जाता है प्रेजेंटेशन, फिर नीट एंड क्लीन करने से ये प्रेजेंटेशन हो गया एक तरीके से बिफोर एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस करने के पहले हम लोग जो रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा का समरी बना सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसे नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
और ये काम हो जाने के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हमें मिलता है कंक्लूजन। ठीक है, अब कंक्लूजन किस चीज का? जिस भी चीज का डेटा कलेक्ट किया था। ठीक है, तो मान लो कि जितना सारा फुटबॉल या क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, हम लोगों ने उसका डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, कि भाई कितने बार कौन से देश ने कितना क्या जीता। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा बार जीता, कौन हारा। ठीक है, तो ये हम लोग अगर अपने हिसाब से कोई मतलब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग इस बात का डेटा कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से करेंगे, तो पहले कलेक्टेड रॉ डेटा का समरी, क्लासिफाई एंड नीट एंड क्लीन करते हैं, तो वो भी एक प्रेजेंटेशन कहलाता है। आफ्टर दैट उस डेटा को एनालिसिस करके जो कंक्लूजन मिलता है, उसके बाद हम लोग फिर से प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंट आफ्टर एनालिसिस, प्रेजेंट आफ्टर एनालिसिस, ये दो तरीके से हम लोग का एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है और ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब वही क्लासिफिकेशन, एंड ऑर्गेनाइज का मतलब उसे मतलब क्या बोले, मतलब उसको अच्छे तरीके से एक के बाद एक मतलब समरी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मीन्स, इसका मतलब बता रहे थे, मीन्स प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटाबेस on some logic. There are four types of classification of data. तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि क्लासिफिकेशन का मतलब या ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक, किसी ना किसी लॉजिक से हम लोग डेटाबेस को अरेंज करें। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट का डेटाबेस हमें अरेंज करना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास मतलब कितने हमारे, मान लो स्कूल में सारे स्टूडेंट का हम लोग डेटाबेस कलेक्ट करें, तो फिर हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे कि 5 क्लास का अलग, 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग, 9 का अलग, 10 का अलग। ठीक है, अब क्लास 5 में अगर कोई अलग अलग सेक्शन है लाइक ABC, तो उनका सारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब पर सेक्शन में कैसे करके करेंगे? हम लोग रोल नंबर वाइज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि हम लोग मार्क्स जो मिला उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो हम लोग किसी ना किसी लॉजिक जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए रेलिवेंट है, उसके हिसाब से हम लोग अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है। वैसे 4 तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? फर्स्ट लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल। क्रोनोलॉजिकल या फिर स्लैश देके टेम्पोरल या फिर टाइम सीरीज डेटा बोला जाता है। एक ही बात, 3 नाम। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब तुम लोग जर्नल करते वक्त भी देखे होगे, जर्नल को बोला जाता है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है मेनली डेट वाइज। ठीक है, मतलब डेट वाइज। तो इसीलिए देखो टेम्पोरल का मतलब हम लोग बोल सकते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है, और टाइम सीरीज डेटा तो दे ही दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई एक कंपनी अपना साल भर, हर साल का अगर प्रॉफिट का डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है, तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑफ ए कंपनी। तो कोई कंपनी अगर अपना प्रॉफिट का डेटा को क्लासिफाई करना चाहती है, तो वो डेट वाइज कर सकती है। देखो नॉर्मली तो वो टाइम सीरीज मतलब ईयर वाइज करेगी। ठीक है, अब टाइम सीरीज में देखो ईयर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई अगर चाहे तो अपना प्रॉफिट को क्वार्टरली दिखा सकता है, मंथली दिखा सकता है, एनुअली तो दिखा ही सकता है, हाफ ईयरली भी दिखा सकता है।
तो डेट वाइज भी दिखा सकता है कि हर रोज का प्रॉफिट कितना है, ऐसा थोड़ी कि नहीं दिखा सकता, दिखा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्मली प्रॉफिट वगैरह ईयर वाइज ही होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑफ कंपनी। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज। अब जैसे मैंने जो एग्जांपल दी वो चीज ईयर टू ईयर ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। डेट वाइज जैसे हम लोग अपना जर्नल जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम लोग उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग डेट वाइज कर सकते हैं कि आज के तारीख को इतना चीज खरीदा था, फिर इतना। तो हम लोग परचेज डेट वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्स को डेट वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या फिर टाइम सीरीज डेटा। उसके बाद पढ़ेंगे जियोग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जियोग्राफिकली अगर हम लोग डेटा को डिवाइड करते हैं, जियोग्राफिकली डेटा को डिवाइड करने का मतलब देखो, जैसे नॉर्थ इंडिया का वेदर एक तरीके का होता है, साउथ इंडिया का वेदर एक तरीके का होता है। तो अगर हम लोग वेदर पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया का वेदर फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। तो हम लोग इंडिया को मेनली दो रीजन में डिवाइड कर सकते। वैसे देखो अलग अलग रीजन में होता है, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग अगर ऐसे डिवाइड करते हैं कि वेदर इन नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने नॉर्थ एंड साउथ लिख दिया, ठीक है, तो ये हम लोगों ने नॉर्थ एंड साउथ ये क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ऑफ जो है जियोग्राफिकली दोनों वेदर अलग होता है, तो जियोग्राफिकल तरीके से हम लोगों ने डेटा को क्लासिफाई किया, ठीक है। या फिर और एक एग्जांपल दे देते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट्स ऑफ इंडिया, मान लो एक कंपनी इंडिया के अलग अलग स्टेट में काम करती है, मान लो दिल्ली में करती है, ठीक है, दिल्ली में करती है, मुंबई में करती है, मतलब महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, स्टेट अगर बोले तो फिर मान लो वेस्ट बंगाल में करती है, ठीक है, फिर मान लो कर्नाटका में करती है, या जहां पर भी करती है। तो अगर कंपनी अलग अलग स्टेट में काम करती है तो स्टेट वाइज अगर हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट का डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकली डेटा को क्लासिफाई कर, ठीक है। थर्ड नंबर में लिखेंगे क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के बारे में बताया था। क्वांटिटेटिव का मतलब जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब जैसे किसी का नेचर हो गया, बेबी का जेंडर हो गया, ठीक है, ये सारे चीजों को जो हम लोग मतलब न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते, जो किसी जैसे किसी का ऑनेस्टी हो गया, किसी का बिहेवियर हो गया, तो ये सब क्वालिटेटिव डेटा होता है। अब क्वांटिटेटिव को दूसरा और एक लैंग्वेज में बोलते हैं कार्डिनल डेटा। तो ये सब नाम याद रखना, इसीलिए हम लिख पा रहे हैं, जैसे कि ये स्लैश स्लैश के जो भी लिखा, ठीक है। तो जैसे कि क्वांटिटेटिव या कार्डिनल डेटा का मतलब जैसे मान लो नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन वर्ल्ड कप, या फिर लिख दो प्लेइंग इन कमिंग वर्ल्ड कप, ठीक है। मतलब आने वाले वर्ल्ड कप में ऐसे कितने बैट्समैन हैं जो लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। तो ये हो गया, या कुछ और भी एग्जांपल तुम लोग चाहो तो दे सकते, ठीक है। अच्छा, अब और भी कार्डिनल डेटा को और एक तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं। मान लो कि क्लास में, और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि क्लास में 10 मार्क्स का एग्जाम लिया गया है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को मिला है 7, किसी को मिला है 5, किसी को 3, 9, 3, 2 और 4, ठीक है। इस चीज को अगर हम लोग अरेंज करें तो फिर ऐसे हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्यों बोलेंगे, देखो वेरिएबल का मतलब है कि जो मेजरमेंट होता है वही वेरिएबल होता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था दो तरीके का वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट और
कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। देखो वेरिएबल का मतलब है मेजरेबल क्वांटिटी, तो फिर मार्क्स तो एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो उसको मैंने वेरिएबल लिख दिया। तो किसी को मिला है 7, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 9, फिर किसी को 3, वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, किसी को 2 और 4 मिला है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 7 मिलने का फ्रीक्वेंसी मतलब 7 कितने लोगों को मिला है, 1, 5 कितने लोगों को मिला है, 1, 3 कितने लोगों को मिला है, 2, 9 कितने लोगों को मिला है, 1, 2 कितने लोगों को मिला है, 1, 4 कितने लोगों को मिला है, 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, ये भी हम लोग का कार्डिनल डेटा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल, ठीक है, इसको कार्डिनल और इसको ऑर्डिनल बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल, रेटिंग टॉप 10 सॉन्ग्स लाइन लगा सकते हैं, रेटिंग टॉप 10 सॉन्ग्स बाय रेडियो मिर्च। तो अभी तो देखो लोग इतना सुनते हैं नहीं, ये फिल्म वगैरह सुनने वाले सुनते भी होंगे, ठीक है। तो जो भी हो, तो जैसे कि मान लो कि होता है ना, इस हफ्ते के जो टॉप 10 सॉन्ग है, तो अब गाना तो एक क्वालिटेटिव चीज हो गया, ठीक है। गाने को हम लोग क्वांटिटी में कैसे बोल सकते हैं, तो उनका अगर रेटिंग दे दिया कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये गाना टॉप 10 में 10 में है, ये 9 में है, ये 8, 6, 7, 4, 5, 3, 2, 1, ये रैंक 1 में। तो ये जो रैंकिंग प्रोवाइड कर दिया, तो वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से किया। क्यों रैंकिंग प्रोवाइड किया? बिकॉज जो हम लोग का स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटी को लेके ही काम कर सकता है, क्वालिटी को लेके काम नहीं कर सकता है कि ये गाना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसीलिए ये 1 पे है। तो ज्यादा पसंद को स्टैटिस्टिक्स कैसे मेजर करेगा? तो फिर उसको 1 दे दो, ठीक है। रैंक रैंक हिसाब से जो रैंकिंग में क्या होता है, जो जितना कम होता है उतना अच्छा। तो अगर रैंकिंग प्रोवाइड करे, जो गाना बेस्ट है उसे 1 दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, कि हम लोग अपने डेटा को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेनली 4 तरीके से। एक तो हो गया समय के हिसाब से, जिसका अलग अलग नाम दिया है, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल, टाइम सीरीज डेटा। एक होता है जियोग्राफिकली, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अब उसका कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये सब नाम तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, कितने तरीके से हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते, ठीक है। पहला है टेक्सचुअल फॉर्मेट। टेक्सचुअल, तो टेक्सचुअल फॉर्मेट का मतलब क्या? जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, बोलो ये कैसा फॉर्मेट है? ये जो तुम लोग को दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है, ये देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो तो देखो ये क्या है, क्या फिर ये भी, ये कैसे लिखा हुआ है? हम टेक्सचुअल। हाँ, ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा बोलो, ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट तुम लोग को क्या लगता है कितना अच्छा है? डेटा प्रेजेंट करने के लिए कितना अच्छा है? क्या डेटा को ऐसे टेक्सचुअल फॉर्मेट में रीड करने से हमें ज्यादा आसानी होगा, या उसके जगह अगर हम लोग डेटा को कोई डायग्राम या कोई टेबल के थ्रू से दिखाए तो ज्यादा अच्छा होगा? जैसे कि
कुछ भी देखते हैं, टेबल है, डायग्राम में तो दिखा सकते हैं। जैसे कि ये वाला, ये भी तो एक डायग्राम है, मतलब डेटा का डिटेल्स है ना, डायग्राम के थ्रू से दिया हुआ है। तो बोलो कौन सा तुम लोग को बेस्ट लगेगा, अगर यही चीज टेक्सचुअल फॉर्मेट में दे दिया, ये ज्यादा तुम लोग को समझने में आसानी होगा, या ये चार्ट देख के इजीली समझ जाओगे? हम चार्ट देखें। हाँ, चार्ट या टेबल, ठीक है, ये अलग है, बार डायग्राम है, ऐसे अलग अलग डायग्राम होता है, ठीक है। तो जो है वो तो हम लोग पढ़ेंगे टेक्सचुअल डायग्राम, बट उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमें देखना होता है। तो टेक्सचुअल डायग्राम जो है उसका मतलब होता है कि व्हेन टेक्स्ट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ और सेंटेंस। जब टेक्स्ट को हम लोग पैराग्राफ के फॉर्म में या सेंटेंस के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टेक्सचुअल फॉर्मेट। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दे, ऐसे लिख दिया, हाइट ऑफ ए बी एंड सी इज 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया डेटा को प्रेजेंट करने का टेक्सचुअल फॉर्मेट। तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में हम लोगों ने ये चीज देखी है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेट होता है टैब्यूलर या टैब्यूलेशन, टैब्यूलर और टैब्यूलेशन फॉर्मेट, मतलब टेबल फॉर्मेट। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा शो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जब हम लोग डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखा देते हैं तो ये हम लोग का जो है टैबुलेशन फॉर्मेट कहलाता है। जैसे कि अगर हम ये जो ऊपर टेक्सचुअल फॉर्मेट था इसको ही अगर हम टेबल, इधर साइड में जगह रखना, ठीक है, मुझे लिखना है, लिखवाना है, अगर बीच में भी कर लियो नो इशू, नीचे लिख देना। तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर अगर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ नाम दे दिया पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स, यहाँ पर लिख दिया हाइट, ठीक है। अच्छा, पर्सन में है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, और 160, 165, 175, ठीक है, ये हाइट ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर लिख दिया मान लो। तो वही डेटा जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखा था उसको हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट में दिखा दिया। तो डेटा शोन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्मेट या टेबल फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो थोड़ा बहुत हमें पढ़ना है वो देखो, it is preferred, it is preferred over textual format, ठीक है। ये टेक्सचुअल फॉर्मेट से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, टेक्सचुअल फॉर्मेट एज, या फिर टेक्सचुअल फॉर्म भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में फॉर्म ऐड कर दो ज्यादा सही है, टेक्सचुअल फॉर्म एज। क्यों टेक्सचुअल फॉर्मेट से ये ज्यादा प्रेफरेबल है? क्योंकि बोलो इसमें कंपैरिजन आसान है कि नहीं। जैसे अगर मुझे पता करना हो कि एबीसी में सबसे ज्यादा हाइट किसका है, तो ये लैंग्वेज पढ़ने से आसान है या टेबल देखने से? तो ऑब्वियसली टेबल देखने से कम समय में हम लोग जल्दी से बता सकेंगे 175 सबसे ज्यादा होता है, यानी सी का हाइट सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पढ़ोगे तो ए बी सी इज 161, आप फिर से ढूंढो, अच्छा तो ए का इतना ऐसे करना पड़ता है, बी का इतना, सी का इतना, अच्छा फिर 160, 1 से अच्छा 175 ये सबसे ज्यादा, तो इसमें टाइम लगा। बट अगर टेबल फॉर्मेट में डेटा हो, अब देखो ये 3 है तो तुम लोग को लगेगा, ऐसा लग सकता है कि इतना कुछ ज्यादा तो टाइम लग नहीं रहा है, लेकिन जब 3 के जगह लाख लाख डेटा होता है तो फिर ऐसे करके रीड करके फाइंड आउट कैसे करोगे? तो टेबल फॉर्मेट जो है सबसे आसान होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो इसको प्रेफर करने का सबसे मेन रीजन है यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, ठीक है। तो क्या टेक्सचुअल फॉर्मेट में कंपैरिजन नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, क्यों, हो तो सकता है, बट इजीली इसी में हो सकता है। फिर पॉइंट बी, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड डेटा
कैन बी प्रेजेंटेड। कॉम्प्लिकेटेड डेटा का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो कि होल, यहाँ पर लिखते हैं एक एग्जांपल है, होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी। तो अब अगर कंपनी अपना सारे साल का सेल का डेटा दिखाना चाहती है, मतलब रोज का, ठीक है, जैसे आज इतना सेल हुआ, कल इतना हुआ, परसों, तो कितना डेटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके, जैसे मैंने बोला कि जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो डेटा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, मतलब स्लाइटली डिफरेंस होना या इस तरीके का चीज, तो फिर टेक्स्ट में हमें जो है समझ नहीं आता है या फिर हमसे गलत होने का चांसेस होता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में हमें इजीली क्लियरली समझ में आता है। फिर पॉइंट सी में लिखेंगे, टेबल इज मोस्ट सॉरी मस्ट, टेबल इज मस्ट टू क्रिएट फॉर ए डायग्राम। तो टेबल जो है, डायग्राम बनाने के लिए टेबल का जरूरत होता ही होता है। जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो देखना, वहां जो भी डायग्राम बनता है ना, चाहे लाइन डायग्राम हो, बार चार्ट हो, जो भी हो, उस डायग्राम के पहले देखना एक टेबल बना हुआ रहता है, ये टेबल में डेटा रहता है, फिर वो देख के वो डायग्राम बना हुआ होता है। तुम लोग न्यूज़पेपर कभी देखोगे तो देखना, कोई डायग्राम बना के अगर कुछ बता रहा है तो उसके आगे टेबल रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से हमेशा कोई डायग्राम बनाने के पहले एक टेबल का यूज जरूर किया जाता है। जैसे देखो, ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना। अब यहाँ टेबल नहीं देके टेक्सचुअल फॉर्मेट में दिया है, वो बात अलग है, बट नॉर्मली लोग हमेशा जो है टेबल से ही डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये टेबल, इससे ये डायग्राम बना। तो क्या टेक्सचुअल फॉर्म से डायग्राम नहीं बनेगा? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जैसे यहाँ भी बना। लेकिन रूल्स, नॉर्मल रूल्स यही होता है कि पहले टेबल बना लो ताकि डेटा क्रिस्टल क्लियर हो और उसको देख के हम लोग इजीली डायग्राम बना सके। तो अपने सुविधा के लिए हम लोग ये चीज करते हैं। तो बेस्ट फॉर्मेट यही वाला माना जाता है, ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट। फिर डी हो जाएगा, नो एनालिसिस पॉसिबल, नो एनालिसिस इज पॉसिबल विदाउट डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के बिना कोई एनालिसिस पॉसिबल भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ टेबल। ठीक है, इससे हमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि टेबल का इम्पोर्टेंट टर्म क्या है। तो टेबल का इम्पोर्टेंट टर्म, जैसे कि अभी तक मुझे टेबल मिला है, देख लो। चलो, ये देखो, ये टेबल है। तो यहाँ पर टेबल जो है, टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन, यहाँ से जो भी मतलब याद रखना है, मैंने इसीलिए सारी चीजों को समरी कर दिया, ठीक है। इसके अलावा टेबल का इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब, जैसे कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम होता है, किसको स्टब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल का फॉर्मेट बना, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर। जो टेबल यहाँ बनाया है ना, वही हम बना देते हैं। और टोटल, फिर है स्टेटस, और उसके बाद देखो, ये ऊपर पूरा कवर है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से लाइन अलग अलग, यहाँ एक लाइन होगा, और इधर देखो, यहाँ पर इसके अंडर ईयर, ईयर के अगेंस्ट में मेल फीमेल टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया ईयर। अच्छा, ईयर के आगे हम खुद से कुछ पॉइंट जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ ईयर दे दिया है, हम दो चार पॉइंट इसे जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो जेंडर, ठीक है। तो जेंडर में जैसे मेल, फीमेल और टोटल, जैसे इन्होंने किया है, मेल फीमेल टोटल।
अच्छा, फिर इधर भी मेल, फीमेल और टोटल में भी मेल, फीमेल और टोटल, ठीक है। तो नॉन मेंबर, टोटल। तो ये हो गया जेंडर। फिर लिखो यूनिट, यूनिट का एक कॉलम। फिर ईयर, ईयर में 2009 2010, और इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो डेटा हम और नहीं लिख सकते। इतना काफी है मुझे समझाने के लिए। डेटा ये जैसे इन्होंने दिया है, ये डेटा चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो डेटा हम नहीं लिख रहे, यहाँ लिख देते डेटा मिलेगा हमें, डेटा, ठीक है, डेटा। अच्छा, और यहाँ पर लिखेंगे सोर्स ऑफ डेटा, मतलब डेटा कहाँ से मिला वो फुट नोट में रहता है, टेबल के फुट नोट में रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ नाम होता है, टर्म्स जो हमें याद रखना है। जैसे सबसे पहला है कैप्शन, ठीक है, CAPTION, ठीक है, कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ टेबल, अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन कॉलम एंड सब कॉलम, ठीक है। तो कॉलम और सब कॉलम को मिला के टेबल का जो अपर पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं कैप्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हम लोगों ने टेबल ड्रॉ किया, तो इस टेबल का कॉलम में क्या क्या आ जाएगा, अपर पार्ट लेना है, कॉलम में जो आएगा तो ये इधर वाला, ठीक है, कॉलम इसको लिया जा रहा है। तो तुम लोग सोचो कि ये भी तो कॉलम है, हाँ है, बट इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अपर पार्ट का मतलब ये जितना होता है वही हम बता रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको अपर पार्ट बोला जाता है। तो इसीलिए हम लिख देते हैं कि अपर पार्ट में हम लोग का क्या क्या आएगा। मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन प्लस नॉन मेंबर, ये वाला पार्ट, प्लस टोटल, ठीक है, प्लस मेल फीमेल टोटल बोल के जो लिखा हुआ है वो वाला पार्ट। तो इस पार्ट को बोला जाता है कॉलम, ठीक है। कॉलम जैसे किसी भी टेबल में देखो, किसी भी टेबल में जैसे मान लो ये टेबल बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर बोलो कितने सारे कॉलम है, कॉलम का मतलब ये 1 2 3 4, मतलब ये पूरा कॉलम होता है, ठीक है। और रो का मतलब जो आड़ा आड़ा दिख रहा है, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। रो का मतलब ये इधर ये पूरा रो और ये पूरा रो, ठीक है। इस चीज को रो बोलते हैं, इस चीज को कॉलम बोलते हैं। जैसे अगर तुम लोग कभी प्रेयर लाइन में खड़े होते हो स्कूल में या कॉलेज में अगर करते हो, तो प्रेयर लाइन में जब खड़े होते हो तो वो हम लोग का एक बेसिकली कॉलम रो फॉर्मेट में ही हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो मेल फीमेल और टोटल है इसको हम लोग बोलेंगे सब कॉलम का पार्ट, ठीक है, सब कॉलम, ये वाला, ये सब कॉलम, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब कॉलम। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर कहाँ लिखा है वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, ये देखो, कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम इफ एनी, ठीक है, कॉलम एंड सब कॉलम अगर कुछ है तो उसको डिस्क्राइब करो। अच्छा, फिर उसके बाद लिखो बॉक्स हेड। बॉक्स हेड का मतलब होता है एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल, एंटायर अपर पार्ट ऑफ ए टेबल विच कंटेन कॉलम
सब कॉलम प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है बॉक्स सेट। जैसे कि यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं, बॉक्स सेट इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स कॉलम एंड सब कॉलम नंबर्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलोंग विथ कैप्शन। देखो यहाँ पर बता दिया है यही चीज सेम जो मैंने लिखा। तो यूनिट ऑफ, अब देखो कॉलम प्लस सब कॉलम का मतलब हो जाता है कैप्शन, कॉलम और सब कॉलम का मतलब। तो कैप्शन के साथ जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड होता है तो उसे बोलते हैं बॉक्स हेड, कॉलम और सब कॉलम के साथ। तो ये हुआ कॉलम, ये हुआ सब कॉलम, इसके साथ जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे बॉक्स हेड। ठीक है, अच्छा बॉक्स हेड के बाद लिखो स्टब। स्टब का मतलब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रोज। तो लेफ्ट पार्ट में जो रो बना हुआ है जो टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टब। ठीक है, जैसे कि जेंडर यूनिट, ये रो है, देखो ये एक रो, ये एक रो, ये एक रो। ठीक है, तो जेंडर जो है जेंडर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि इसमें जेंडर, टेबल में जेंडर का डिटेल्स है, यूनिट है, ईयर है। ठीक है, ये सारे चीज हो जाएंगे हम लोग का स्टब। तो लेफ्ट साइड में जो रो में डिटेल्स है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टब। तो जेंडर, यूनिट, ईयर, ये सब मिला के हो गया हम लोग का स्टब। और बॉडी, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बॉडी। मेन ম্যাম कंटेक्स्ट। আগের লেখাটা একটুখানি রাখুন। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। देखो बॉडी का मतलब होता है जो मेन डेटा रहता है वही बॉडी हो जाता है। ठीक है, बॉडी का मतलब वो जो मैंने खाली रख के डेटा डेटा लिखा वही वाला। सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा का मतलब जहां पर लिखा हुआ रहता है कहाँ से ये डेटा कलेक्ट हुआ है, यानी फुट नोट ऑफ टेबल। सोर्स ऑफ डेटा कहाँ रहता है? फुट नोट ऑफ टेबल में रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया टेबल का डिटेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म। डायग्रामेटिक फॉर्म कैन बी हेल्पफुल फॉर लेमैन विदाउट, ब्रैकेट में लिखो, हैविंग मच knowledge of numbers। ठीक है, तो बोल रहा है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो लेमैन को भी समझ में आता है। लेमैन को भी समझ में आता है, इसका मतलब है जिसको डेटा का ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी देख के बता देगा कि ये क्या चीज है। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो हमें डायग्राम का मतलब बहुत अलग अलग तरीके का डायग्राम होता है।
जैसे कि ये एक डायग्राम था, ठीक है, ये वाला, ये देख लो, ये एक आसान सा डायग्राम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बोले कि ये डायग्राम ना बना हुआ है किसी प्रोडक्शन का, ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब हुआ है, तो कुछ समझ में आए या ना आए, कम से कम कोई ये तो बोल सकता है ये ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइट वाला है। तो बहुत कुछ अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं भी पता है तो भी वो बता देगा डायग्राम देख के बोला जा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड लिखेंगे, हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड। हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड का मतलब है कि बहुत छोटा छोटा जो ट्रेंड होता है, जैसे कि मान लो रोज शेयर मार्केट में देखोगे कितना छोटा छोटा ट्रेंड दिखेगा। जैसे हम दिखाते हैं, कोई भी एक शेयर ले लो, ठीक है, उसका आज का अप एंड डाउन देखो, जैसे कि यहाँ पर कोई भी आज का शेयर का अप एंड डाउन हम लोग देखते हैं। टाटा पावर ये निकल गया, चलो इसी का शेयर देखते हैं। तो देखो अगर हम इसका 5 साल का देखें, देखो कितना छोटा 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 ट्रेंड है, कितना मतलब अप जो है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो है। अगर 1 ईयर का देखोगे तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा, 6 मंथ्स का देखोगे तो थोड़ा और क्लियर, 1 मंथ का देखो ये कितने अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर बहुत छोटा छोटा ट्रेंड हमें पता करना है, ठीक है, तो फिर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा का। जैसे 422.15 ये देखो, डेटा से भी ट्रेंड पता चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं चलेगा, लेकिन डायग्राम ये देखो जैसे धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, तो डायग्राम में ये हिडन ट्रेंड जो है उसको फाइंड आउट कर पाना आसान होता है, क्योंकि समझने के लिए सभी के लिए आसान होता है। तो वही चीज बोला है, हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम। बोल रहा है लेकिन एक्यूरेसी के मामले में टेबल बेस्ट है डायग्राम से। क्योंकि कभी कभी जरूरत पे हम लोग अपना जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसको स्मूथ कर्व बना देते हैं। मतलब बहुत छोटा छोटा चीज है, जैसे मान लो कि उतना ट्रेंड हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, तो जस्ट हम लोग दिख रहा है कि अप हो रहा है तो अप कर दिया, एकदम एग्जैक्टली अप कितने कितने वैल्यू पे हुआ वो हम लोगों ने जो है उसे उतना फॉलो नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लो एक डेटा के हिसाब से इधर जाएगा तो अप जाएगा तो हम लोगों ने अप कर दिया, या डाउन में आ रहा है तो हम लोगों ने इस तरीके से डाउन में दिखा दिया। तो कभी कभी हम लोग स्मूथ कर्व भी बना देते। स्मूथ कर्व का मतलब उतना छोटा छोटा चीजों को कंसिडर नहीं करके स्मूथली कि भाई हाँ ये अप ही तो हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुए तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो हो जाता है जब ड्रॉ करते हैं। लेकिन टेबल तो हमें एक्यूरेट डेटा देगा ना। तो इतना पता चल रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जितने सारे फॉर्म पढ़े, जैसे कि अभी डायग्राम फॉर्मेट हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, इसके आगे हम लोगों ने ये पेज छूट गया। अच्छा, इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा टेक्सचुअल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट। तो सबसे बेस्ट होता है हम लोग का टेबल फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, डायग्राम कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ डायग्राम। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, मेनली 3 तरीके का होता है, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, बार चार्ट और पाई चार्ट। अब पहले पढ़ेंगे लाइन डायग्राम या हिस्टोग्राम के ऊपर। तो लाइन डायग्राम या हिस्टोग्राम, इसमें लिखेंगे प्लॉटिंग पॉइंट्स इन ग्राफ एंड join to make a line।
फिर यूज generally for time series variable y is plotted against t for वाइड फ्लक्चुएशन, ये सब समझाएंगे अभी डिटेल से। फॉर वाइड फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट, लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट इज यूज्ड। log y is plotted against t for two or more series of same unit. Multiple line chart is used. Multiple line chart is used. For two or more series of distinct unit. Multiple axis chart is used. Multiple axis chart is used. ठीक है, अच्छा। अब देखो, जैसे कि सबसे पहले बोला है कि हम लोग लाइन डायग्राम कैसे बना सकते हैं, जिसको हिस्टोग्राम भी बोला जाता है। बोल रहा है प्लॉटिंग पॉइंट इन ग्राफ जॉइन टू मेक ए लाइन। तो ग्राफ में हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं और हमें लाइन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, लाइन चार्ट में आते हैं, ये देखो, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल हाउस फॉर 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने साल का प्रॉफिट दिया है। 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 24 लाख। हमें इसे डायग्राम बना के देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे किया है, 2009 से लेकर 2015 तक लिख दिया, ठीक है, कंटिन्यूअसली 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और ये 5 लाख से सबसे मिनिमम 5 लाख है और सबसे मैक्सिमम जो है यहाँ पर 24 लाख। एक मिनट रुको। हाँ देखो, यहाँ पर दिया है जो प्लॉटिंग पॉइंट, हम लोग पॉइंट को जब ऐड करेंगे, ठीक है, ये सब पॉइंट है। जैसे कि देखो 5 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, तो 5 लाख का प्रॉफिट का मतलब जो है यहाँ पर, ये देखो, ये पॉइंट 2009 में 5 लाख, तो ये पॉइंट हो गया। फिर 8 लाख, 8 लाख मतलब 5 और ये 10 के बीच में 5 पॉइंट होगा, क्योंकि 5 और 10 के बीच में गैप 5 का होता है। 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 8 है, तो यहाँ पर हो गया मेरा 8 लाख, ठीक है। फिर 9 लाख मतलब जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर, 8 के ऊपर, ये 9 लाख हो गया 2011 में। फिर 6 लाख, 6 लाख का मतलब ये यहाँ पर, ये 6 लाख हो गया 2012 में। फिर 12, 12 का मतलब 10, 11, 12, ये वाला, ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर। फिर 15, 15 मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
फिर 24 मतलब मेरा यहाँ पर हो गया। अब ये सबको जोड़ दिया, ये लाइन 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 से जोड़ दिया, तो फिर ये जो है ये बन गया मेरा लाइन डायग्राम। ठीक है, ये लाइन डायग्राम बन गया। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन ए ग्राफ एंड जॉइन टू मेक ए लाइन, यूज जनरली फॉर टाइम सीरीज। नॉर्मली टाइम सीरीज के लिए होता है। टाइम सीरीज जैसे ये एक टाइम सीरीज है, लगातार 2009 से लेकर 2015 तक का प्रॉफिट का डेटा हमें दिया हुआ है, तो ईयर टू ईयर दिया हुआ है, तो ये टाइम सीरीज हो गया। तो टाइम सीरीज के लिए नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइन डायग्राम। तो ये बात याद रखना, ये सब एमसीक्यू में पूछ लेगा। और वेरिएबल वाइज प्लॉटेड अगेंस्ट टी, टी का मतलब टाइम होता है। तो टाइम जो है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये प्रॉफिट है, तो वाई यहाँ प्रॉफिट है। प्रॉफिट की जगह सेल हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि ये टाइम के अगेंस्ट में हम लोग इसे प्लॉट करते हैं। तो वही तो किया, ये सबको प्लॉटिंग किया। 5 लाख का प्लॉटिंग टाइम के अगेंस्ट में, फिर 8 लाख का प्लॉटिंग टाइम के अगेंस्ट में। इस तरीके से टाइम के अगेंस्ट में हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हो रहा है। फिर बोल रहा है फॉर वाइड फ्लक्चुएशन, अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट का यूज किया जाता है। लॉग वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी। अब ये क्या होता है ये हम समझाएंगे। तो फ्लक्चुएशन अगर बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे मान लो डेटा दिया हुआ ईयर 2012, 2013, 2014, 2015, ठीक है, और प्रॉफिट है मान लो इन लैख, ठीक है, 10, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बोलो, अगर हम यहाँ पर प्लॉट करना चाहे इस चीज को, तो मुझे ईयर तो क्या लिखना चाहिए, 2012 से लेके 2012, 2013, 2014 और 2015 ऐसे करना चाहिए। अब मुझे 10 लाख से लेके 10,000 लाख तक का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर 10 लाख से लेके 10,000 लाख दिया हुआ है, तो हम अगर जीरो के बाद 10 लाख लेते हैं तो मुझे तो सेम गैप मेंटेन करके, या हजार, मतलब इसके बाद अगर 100 लाख लेते हैं तो मान लो इसके बाद 100 लाख लिया, तो इसके बाद का गैप क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कितने मेंटेन किया गैप, 10 के बाद 100। पहला बात है गैप थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, फिर भी जो भी हो तो कितना मेंटेन किया, 90 लाख का, ठीक है। अब 90 लाख का गैप मेंटेन करोगे तो 190 लाख होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो 10,000 लाख तक जाने के लिए क्या ये प्लॉट हो जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर वाई एक्सिस में ही क्या हम लोग वैल्यू पुट कर पाएंगे, बताओ। मैम 10,000 लाख तो আসবে না। हाँ, मतलब आने में दिक्कत होगा कि नहीं बोलो, मतलब हाँ मैम। इसमें ये डेटा पुट करने में ही तो प्रॉब्लम होगा, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पुट करना। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, तो इसी को बोलते हैं वाइड फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन वाइड क्यों है, क्योंकि कहा 10 लाख और कहा 10,000 लाख, तो डेटा जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसमें अगर बहुत ज्यादा गैप है, तो अगर हम लोग लाइन डायग्राम का यूज करना चाहते हैं तो हमें लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट का यूज करने का मतलब है लॉग वाई बनाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो वाई एक्सिस में पुट होता है, तो हम लोग बनाएंगे लॉग वाई। अब देखो लॉग जिनका हुआ है उनको बताना चाहिए, जिनका नहीं हुआ है उनको जब लॉग करोगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। अभी के लिए जितना जरूरी है वो हम बता सकते हैं। जैसे लॉग वाई का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, अगर जिन्होंने किया है याद है तो मुझे बोलो कितना होता है। सॉरी, लॉग 10 का वाई लिख दिया मैंने गलती से। लॉग 10 कितना होता है, जिन्होंने किया उनको भी याद नहीं है। 1 হবে ম্যাম। 1 होता है, ठीक है। लॉग 10 का स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, अब लॉग 10, 100 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर जब होता है, लॉग का सिस्टम ये होता है कि स्क्वायर या जो भी पावर में है वो सामने आ जाता है, 2 लॉग 10। 2 log 10 और अभी अभी बोला लॉग 10 2 1 होता है, into तो 1 इसका 2 2 हो जाए। अब इस तरीके से देखो, अब जो पहली बार कर रहे हो, कभी लॉग किया नहीं, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग बताओ, जिन्होंने पहले लॉग नहीं किया बताने का कोशिश करो। जैसे 10 को मैंने 10 स्क्वायर लिखा, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। इसमें तो लॉग हम के 10 साथ क्यूब। 10 क्यूब लिखेंगे।
तो 10 क्यूब, तो अभी मैंने बोला कि लॉग का रूल्स होता है कि पावर में जो है वो सामने आ जाएगा, तो फिर इसके बाद क्या लिखोगे? 3 log 10। 3 log 10। तो log 10 का वैल्यू अभी मैंने बोला कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जब log पढ़ोगे तब भी यही बताएंगे सिंपल सा कि log का वैल्यू 10 का वैल्यू log 10 1 होता है। अब log 10,000 को कितना लिखोगे? 10 4 10 to the power 4। तो 4 log 10। अब log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो गया 4। 1 अब देखो मेरे पास क्या डेटा आ गया, 1 2 3 4। अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया 1, इधर लिख दिया 2 गैप में, इधर लिख दिया 3 और गैप में इधर लिख दिया 4। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है। अब अगर हम प्लॉट करें कि मुझे 2012 में कितना प्लॉटिंग करना पड़ेगा वाई का, वाई की जगह मैंने क्या बना लिया? लॉग वाई। तो बोलो कहाँ पुट होगा, प्लॉट कहाँ होगा? 2012 में प्रॉफिट 1 है, 1। ठीक है, तो 1 मतलब ये वाला है ना। अच्छा, फिर 2013 में कितना है? 2 मतलब ये वाला पॉइंट। 2013 में कितना है? 4 मतलब ये वाला पॉइंट। और 2015 में कितना है? 4 मतलब अपवर्ड है। बोलो समझ में आया कि अगर वाइट हाँ मैम। फ्लक्चुएशन है तो देखो लॉग का कैलकुलेशन समझने आना जरूरी नहीं है, वैसे भी उतना डिफिकल्ट है नहीं कि कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है, ये बात समझना जरूरी है कि कब हम लोग लॉग का यूज करते हैं, ताकि जब कभी भी इस पे क्वेश्चन दे तो तुम लोग आसानी से कैलकुलेशन करके, मतलब कैलकुलेशन वाला इस तरीके का नहीं देगा, मतलब तुम लोग याद रख पाओ। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि वाइट फ्लक्चुएशन होने से हम लोग लॉग चार्ट, अभी जो टेक्निक यूज किया उसका नाम याद रखना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट। रेशियो चार्ट याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज लॉग यूज करो तो लॉग चार्ट तो याद रह ही जाएगा। तो ये हम लोग यूज करते हैं। अब फिर देखो, जब टू और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट यूज होता है तो मल्टीपल लाइन चार्ट यूज होता है। मतलब जैसे कि देखो ये वाला, हम भी अपने एग्जांपल से दिखाएंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पर व्हीट और राइस का प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का यूनिट सेम होगा कि नहीं, चाहे व्हीट हो या राइस हो, प्रोडक्शन का यूनिट सेम होगा कि नहीं? हाँ मैम होगा। हाँ ठीक है, मैम। तो अगर सेम यूनिट होगा तो एक लाइन कौन से के लिए दिखाया होगा? व्हीट के लिए। और दूसरा लाइन किसके लिए दिखाया होगा? राइस के लिए। हाँ, अब कौन सा किसके लिए दिखा है उसको उन्होंने बता दिया होगा, ये डॉट डॉट वाला कुछ है और ये वाला। ठीक है, तो ये चीज बोला है। अब इस चीज को हम क्यों बताएंगे, बता रहे क्योंकि उसके बाद वाला पॉइंट बताने में आसानी होगा। तो मैंने कुछ अलग एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सेल है मान लो 10, 15, 25। प्रॉफिट 5, 7, 20। ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम मान लो यहाँ प्लॉट करें, तो ईयर वाइज होता है। तो मैंने ईयर ले लिया, टाइम ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ठीक है, टाइम ये यहाँ पर। अब प्रॉफिट जो है मिनिमम 5 से लेके 20 है, तो हम यहाँ पर गैप मेंटेन कर लेते हैं। सेल सेल देखो मिनिमम 10 से लेके 25 तक है, मतलब मुझे 5 से लेके 25 तक का यहाँ प्लॉटिंग रखना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, 15, 20 और 25। ठीक है, तो अब अगर हम सेल का डेटा प्लॉट करना चाहते हैं तो 10 ईयर 1 में 10, तो ईयर 1 में 10 का मतलब ये हो गया सेल का डेटा यहाँ पर। ठीक है, ईयर 2 में 15 मतलब ये बात, ईयर 3 में 25 मतलब ये बात। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये जो लाइन डायग्राम बना, ये मेरा सेल का बन गया। ठीक है, अब दूसरे वाले कलर से बना लेते हैं जो प्रॉफिट का डेटा है। 5, 7, 20। तो 5 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये 0, 1, 1 2 3 4, ये 1 से लेके 10 तक है, तो 1 2 3 4 मतलब ये लगभग यहाँ पर मान लो। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, ये 5 के बाद है 7, तो थोड़ा सा इससे ऊपर। ठीक है, अंदाजे से कर रहे हैं, इसी को स्मूथ कर बोलते हैं। ठीक है, और 20 ईयर 3 में 20 मतलब ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट का कर्व। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रॉफिट का कर्व। तो
यहाँ पर वही मैंने बताया कि अगर सेम और टू और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट है तो मल्टीपल लाइन चार्ट हम लोगों ने यूज किया, तो एक से ज्यादा लाइन चार्ट यूज हुआ। लेकिन अगर टू और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट है तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट यूज होता है। तो डिस्टिंक्ट यूनिट का मतलब, मान लो मैंने यहाँ पर डेटा ले लिया नंबर ऑफ इम्प्लॉय का, तो इम्प्लॉय थे पहले 15, फिर मान लो 23 और ये एंड में 25। अब इसका प्लॉटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये मेरा नंबर ऑफ इम्प्लॉय पे है तो मुझे नंबर ऑफ इम्प्लॉय के लिए तो एक एक्सिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सिस मेरा टाइम बता रहा है, दूसरा एक्सिस जो है मेरा रुपीज बता रहा है। सेल या प्रॉफिट दोनों रुपीज में है, तो इसका यूनिट सेम है, तो मुझे नंबर ऑफ इम्प्लॉयज के लिए इधर एक एक्सिस जोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ इम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉई है 15, 23 और 25, तो मिनिमम 15 से मैक्सिमम 25, तो हम वही लिख लेते, इधर भी वही कवर कर लेते, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है 15, तो 15 ईयर वन में 15, तो हम दूसरा कलर लेंगे। ठीक है, ईयर वन में 15 मतलब इसके ऊपर ये हो गया मेरा 50, मतलब हम इसको देख के ही कर रहे हैं बट उतना अच्छे से तो होगा नहीं, बस समझाने का कोशिश करो। 23 का मतलब 20 इधर हो जाएगा, और 25 का मतलब ये इधर से ये इधर हो गया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इम्प्लॉय, नंबर ऑफ इम्प्लॉय, तो इस चीज को बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस चार्ट। जब मेरा यूनिट अलग अलग होगा तो मुझे एक्स्ट्रा एक्सेस बनाना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया? बोलो, मल्टीपल एक्सिस और मल्टीपल लाइन चार्ट में डिफरेंस समझ में आया? मेरा बात सुनाई नहीं देता। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ मैम, मैम। समझ में आया। मुझे कुछ बोलने लगा, मुझे लगा मैंने म्यूट किया था, अनम्यूट किया कि नहीं, तो वो चेक करने जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे वो है पाई मैम चार्ट। লাইন ডায়াগ্রামে লেখাটা একটু দেখো। লাইন ডায়াগ্রাম এটা হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম লাস্ট দুটো পয়েন্টার একটু উঁচু। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। अब हम लोग और दो डायग्राम लिखेंगे, फिर हम लोग का ये कंप्लीट होगा। तो पहले लिखेंगे नेक्स्ट बार डायग्राम। ठीक है, तो बार डायग्राम कौन सा है देखो, यहाँ दिखाते हैं ताकि समझ में आए। ये वाला, ठीक है, ये बार डायग्राम है, मतलब रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम। तो बार मीन्स रेक्टेंगल ऑफ सेम विथ विथ एंड ऑफ varying लेंथ, मतलब जिसका चौड़ाई बराबर है। तो देखो, जब जैसे कि कोई भी रेक्टेंगल, ये इसका ये जो चौड़ाई है जिसको विड्थ बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसका सभी का सेम है अगर स्केल से मेजर करोगे, बट जो हाइट है वो चेंज है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। ठीक है, या फिर हो सकता है दो का सेम भी है, तो हाइट वेरी कर सकता है बट जो विड्थ है वो वेरी नहीं करता है, वो सभी का सेम होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉन
horizontally and vertical, दोनों तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ होता है, ऐसे, ठीक है? ऐसे करके भी ड्रॉ होता है, तो दोनों तरीके से ड्रॉ हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे फॉर कंपेरेबल सीरीज, फॉर कंपेरेबल सीरीज। तो ये जो है ना, ये कंपेरेबल सीरीज के लिए मल्टीपल बार डायग्राम है। मल्टीपल देखो, एक से ज्यादा है, मतलब मल्टीपल बार डायग्राम। जैसे ये व्हीट और राइस का दिखा है, तो कंपेयर कर रहे हैं कि 2012 में राइस कितना है, व्हीट कितना है। तो व्हीट ये लाइन वाला है, राइस, तो ये कंपेयर करने के लिए हम लोग कंपेरेबल बार डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल बार और ग्रुप बार डायग्राम कैन बी यूज्ड। अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करेंगे। फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड। तो अगर डेटा मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइडेड है, तो फिर हम लोग कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होगा, जैसे कि देखो ये हो गया मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट और सब डिवाइडेड। जैसे कि देखो हम दिखा देते हैं, यहाँ उसका एग्जाम्पल नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे। तो मान लो यहाँ व्हीट है, ये राइस है, ये व्हीट है, ये राइस है। ठीक है, ये हो गया मेरा मल्टीपल बार डायग्राम फॉर कंपैरिजन। और मल्टीपल कंपोनेंट बार डायग्राम कैसे होगा, तो मान लो ये बार है, ठीक है, ये बार जो है मान लो हमें 2025 का जो है कौन से सेक्टर में कितना अर्निंग हुआ है वो बता रहा है। तो किसी सेक्टर में 20%, किसी सेक्टर में, कोई कंपनी का मान लो अलग अलग सेक्टर में काम है, जैसे टाटा का ही है, तो किसी एक सेक्टर में हो गया 50%, इस तरीके से। तो क्या हो गया, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम, मतलब जब डेटा ही मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइडेड है, ठीक है, तो कौन से सेक्शन से कितना इनकम के लिए बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्शन है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपेयर, ये इसको हम लोग बोलते हैं सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम इज यूज्ड। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने परसेंटेज लिख दिया, तो फिर ये ड्रॉ इधर कर लो, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए ये वाला यूज होता है, तो उसका हम दूसरा दिखा देते हैं। 20%, 30%, 50%, ये मैंने क्या बोला है, देखो बोल रहा है अगर मुझे कंपेयर करना है, जैसे मान लो यहाँ ये मान लो किसी एक सेक्शन ए से अर्निंग है, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से, ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है सबसे ज्यादा कौन से सेक्शन से अर्निंग हुआ है, तो सी सेक्शन से, ठीक है। या फिर मान लो कि जो है प्रोडक्ट है ABC, 3 तरीके का प्रोडक्ट बेचता है, कौन सा प्रोडक्ट बेच के सबसे ज्यादा अर्निंग है, सी, क्योंकि वो 50% है। तो फॉर रिलेटिव कंपेरिजन टू होल, तो टोटल 100% जो मतलब सेल है उसमें सबसे ज्यादा सी में है, फिर बी, फिर ए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रिलेटिव या परसेंटेज बार डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब डिवाइडेड और कंपोनेंट जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होगा, सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम।
ये वाला नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज के लिए अलग होता है। ये कंपेरेबल के लिए मल्टीपल बार डायग्राम यूज होता है फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट। तो जैसे कि मान लो व्हीट का प्रोडक्शन साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, इस तरीके से हो गया। मतलब डेटा ही, व्हीट का डेटा दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है, तो उस तरीके से ऐसे कर सकते, साउथ इंडिया व्हीट का, ठीक है, तो ये हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है पाई चार्ट। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट कैसे होता है? ये सर्कल जैसा होता है, ये देखो सर्कल होता है, सर्कल जैसा क्या, बिल्कुल सर्कल होता है, एक केक के तरह होता है, इसीलिए इसको पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे कट होता है जैसे केक में, वैसे ये एक एक जो है डिवाइड किया जाता है। तो यूज्ड फॉर सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सर्कुलर प्रेजेंटेशन अगर डेटा का करना है, जैसे देखो यहाँ पर सारे डेटा सर्कुलर प्रेजेंटेशन हुआ है, क्या डेटा था, एक्साइज से कितना रेवेन्यू हुआ है, इनकम टैक्स से, मतलब ये गवर्नमेंट का अर्निंग बता रहा है, ठीक है, कि कस्टम से कितना, एक्साइज से कितना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिसलेनियस। तो ऊपर का तो सारा टैक्स इनकम है कि भाई जब पब्लिक टैक्स देता है तो इससे कितना इनकम हुआ सरकार का, और मिसलेनियस। अब इसी पूरे डेटा को यहाँ सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया, जिसको बोला जाता है पाई चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को या डायग्राम को पाई चार्ट या पाई डायग्राम बोला जाता है। और परसेंटेज ऑफ होल मतलब पूरा सर्कल के परसेंटेज में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल का जो डिग्री है एक्चुअली यहाँ पर सारे डिग्री में मेजर किए जाते हैं, तो ये हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर हमें देखना है कि जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है रेवेन्यू कस्टम से कितना आया है, 80 मिलियन, ठीक है, और ये टोटल ये अलग अलग सेक्टर से जो टोटल रेवेन्यू है वो है 540 मिलियन। तो 80 मिलियन कस्टम से है आउट ऑफ 540 मिलियन। तो 540 मिलियन यानी 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है। अब ये सारे सेक्शन से जो रेवेन्यू आया उसको मुझे ये सर्कल में दिखाना है। तो ये सर्कल का टोटल वैल्यू इक्विवेलेंट टू 540 मिलियन, तो 540 मिलियन इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो फिर 80 मिलियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 बाई मतलब देखो 540 का मतलब अगर 360 डिग्री है तो 1 का मतलब 360 डिग्री बाई 540, तो फिर 80 का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री बाई 540 इंटू 80 मिलियन। ये 360 बाई 540 इंटू 80 तो 53 डिग्री। तो जब सर्कल में दिखाओगे तो फिर डिग्री में दिखाना पड़ेगा ना, तो 53 डिग्री जितना होगा उतना स्पेस में मुझे कस्टम का रेवेन्यू दिखाना है। 127 डिग्री में मुझे एक्साइज का रेवेन्यू दिखाना है। तो ये देखो इस तरीके से होता है, ठीक है, ड्रॉ करने देगा नहीं, बस समझने से मतलब। तो परसेंटेज ऑफ होल के हिसाब से हमें दिखाना पड़ता है। फिर हम लोग इसको करते कैसे, उसके लिए लिखेंगे summation of values all of all component or segment equated to 360 degree or total angle of circle। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के जो भी वैल्यूज है उसका समेशन यानी टोटल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कंपोनेंट था वो था हम लोग का रेवेन्यू, जो है मतलब सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू दे दिया था, तो वो मेरा कंपोनेंट हो गया, वो सबका समेशन या टोटल कर देना है, फिर इक्वल टू वो 360 डिग्री हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी समझाया 540 जो है इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री हो जाएगा। फिर एक एक सेगमेंट का एंगल वैल्यू निकालेंगे। सेगमेंट का एंगल वैल्यू मतलब ये जो अभी सिखाया कि 80 मिलियन यानी कितने डिग्री या एंगल में वो जाएगा, तो फिर कैसे करके निकालेंगे, सेगमेंट का वैल्यू divided by total value
इंटू 360 डिग्री, इस तरीके से 360 डिग्री ऐसे करके बताया। तो ये समरी रहेगा तो तुम लोग को समझने में आसानी होगा। अब समझने में कितना आसान है उसका थोड़ा डेमो देखो, ठीक है? देख के ही बताना कॉपी अगर याद नहीं है तो। ज्यादा नहीं, हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सेट ए का एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? सब तो करना पॉसिबल नहीं है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, नन ऑफ दिस। तो बोलो इसमें से कौन सा वाला फॉल्स है? तो देखो मैंने इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है सब लिख पाया। याद नहीं है तो देख के ही बताओ कौन सा फॉल्स है। सी। मैम सी। सी फॉल्स है। स्टैटिस्टिक्स इज सी। फ्रेंच वर्ड के लिए क्या होगा? स्टैटिस्टिक, क्यू यू ई होगा, ठीक है? तो फिर सी हो जाएगा गलत। सेकेंड बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के टर्म में डिवाइड करेंगे तो सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी, बोलो क्या होगा? सिर्फ डेटा, तो वो भी तो लिखा हुआ है, पढ़ो, सब तो लिखा हुआ है। मैंने समझाया था सिंगुलर सेंस का मतलब, प्लूरल सेंस का मतलब, लिखा हुआ आपने तो समझाया वो। अगर थोड़ा भी दिमाग में जा ये गया है या याद है तो कुछ तो बोल ही पाओगे। प्लूरल सेंस में क्या होता है? एटलीस्ट एग्जाम्पल देख के भी बोल सकते हो। नहीं बोल सकते, मतलब कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर लिखा तो है सिर्फ डेटा कलेक्शन को प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, और कलेक्टेड डेटा का प्रोसेस करते हैं तो उसे सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, तब वो एक सब्जेक्ट हो जाता है। देखो लिखा हुआ है एकदम अलग अलग करके, फिर भी याद रखने में मुश्किल हो रहा है। तो ये सारा चीज थोड़ी पढ़ के याद रख पाओगे, इसीलिए लिखना जरूरी है। बोलो फिर 2 का आंसर क्या होगा? मैम बी। सी। 3। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस। मैम ऑल ऑफ। ऑल ऑफ दिस। बेटा बोल तो करता। 4th नंबर में बोलो स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव, ए और बी, बोथ ए एंड मैम डी। बोथ ए बोथ एंड बी। एंड हाँ, दोनों को लेके बोथ एंड। कंसर्न है, बट एक को डायरेक्टली यूज कर सकता है बट दूसरे को यानी क्वालिटेटिव को डायरेक्टली यूज नहीं करता है। एन एट्रीब्यूट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, ऑल ऑफ दिस। एट्रीब्यूट, मैम क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटी होता है ना, बेबी का जेंडर हो गया, किसी का ऑनेस्टी हो गया, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? ऑप्शन ए। 6 नंबर, एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन। तो रुपीस का बात हो रहा है। रुपीस का मैंने बता दिया था कि अगर कॉमर्शियली है मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग है तो कौन सा वेरिएबल होता है, और अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो क्या होता है। तो बोलो, पहला बात है एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, इनकम पैसे को तो काउंट कर सकते हो, इनकम को, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ना। तो ए तो नहीं होगा। रहा डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, बी और सी। तो दो चीज तो होता नहीं है कि हम लोग बोलते डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन डी भी कट गया, या तो डिस्क्रीट होगा या तो कंटिन्यूअस। बोलो क्या होगा? वो लिखा हुआ है, देख के भी बता सकते हो एटलीस्ट। बोलो, अरे डिस्क्रीट। देख के तो बोलो। हाँ डिस्क्रीट, देख के भी नहीं बोलते हो।
डिस्क्रीट बी, 6 का आंसर बी। सेवन, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्टूडेंट का मार्क्स क्या है? एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, नन ऑफ दिस है। नॉर्मली मार्क्स हमें कैसे दिया जाता है? देखो, अगर नेगेटिव मार्किंग का बात भी करो, मैंने जो एग्जांपल देके समझाया था वो समझाने के लिए बोला था, लेकिन एग्जाम में कभी भी पॉइंट में तुम लोगों को मार्कशीट नहीं दिया जाता है। मतलब वो पॉइंट का बात नहीं कर रहे, जो अलग अलग बोर्ड में वो सब क्या पॉइंट पॉइंट यूज होता है उसका मुझे नहीं पता उतना, ठीक है, वो हम नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि हमें कभी ऐसा नहीं बोला जाता है कि आपको 14.5 मिला है। फाइनल रिजल्ट का बात करें, बचपन में स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होता था तो बता देता था 14.5 मिला है, वो बात अलग है, इसमें हाफ मिला है, लेकिन राउंड करके ही हमेशा मार्कशीट जो है बनता है, कहीं पर भी पॉइंट में नंबर नहीं देता, ठीक है। तो बोलो, ये जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या होगा हमेशा? अरे बोलो, যদি পয়েন্ট হবে না তো ওটা কি সেটাও বলতে Discrete. পারছো। হুম, नहीं Discrete length. पढ़ने से, हाँ डिस्क्रीट वेरिएबल, नहीं पढ़ने से याद नहीं रहेगा। 8th नंबर, नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, ये क्या होता है? एट्रीब्यूट, कंटिन्यूअस वेरिएबल, Attribute. डिस्क्रीट। एट्रीब्यूट होता है, नेशनलिटी एट्रीब्यूट होता है, ये कभी काउंट थोड़ी कर सकते हो, ये तो फीचर्स हो गया। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, ये क्या होता Attribute. है? हैबिट, हैबिट तो एट्रीब्यूट होता है। एज ऑफ ए पर्सन क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल कहते, देखो एट्रीब्यूट Continuous. तो होगा नहीं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और या फिर सिर्फ वेरिएबल यहाँ दिया है, नहीं सिर्फ वेरिएबल तो होगा नहीं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में से कंटिन्यूअस सही है, कंटिन्यूअस, इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने, एज, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, तो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है रिलीजियन के बेसिस, रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, रिलीजियन का डेटा कलेक्ट किया है सेंसस रिपोर्ट से, वो कलेक्ट किया है, तो वो प्राइमरी डेटा हुआ या सेकेंडरी डेटा हुआ या सैंपल डेटा? वैसे सैंपल डेटा बोल के हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम Secondary data. सेकेंडरी, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद ए मेजरिंग टेप, तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी, डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस कोई डेटा नहीं होता है, वो टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। सीडी तो होगा नहीं, तो डेटा कलेक्ट कर रहे हो लोगों का हाइट मेजर करके, तो प्राइमरी डेटा की सेकेंडरी डेटा? Primary. क्योंकि कलेक्टेड डेटा कलेक्ट कर ऐसा तो कहीं नहीं बोला। The primary data are collected by interview method, observation method, questionnaire method, all of this. All of All of this. this. प्राइमरी डेटा का हम लोगों ने बहुत सारा मेथड पढ़ा जिसमें ये सारे होते हैं, 14 और एक लास्ट 15, ये दो ही करेंगे। 14th में बोला है द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, कौन सा क्विकेस्ट है? पर्सनल इंटरव्यू करेंगे जल्दी होगा, इनडायरेक्ट टेलीफोन या ऑब्जर्वेशन? Personal. सबसे जल्दी सबसे किस में होगा? फोन में होगा ना। Telephone. टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू में सबसे जल्दी होगा, हाँ रेस्पॉन्स होने का चांसेस कम है, बट हमें तो पूछा है क्विकेस्ट कौन सा होगा, तो टेलीफोन। द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी के लिए डेटा कलेक्ट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट, क्वेश्चनियर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड? Questionnaire. नहीं, क्वेश्चनियर नहीं होता है। देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था कि जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे वैसे ही याद रखना, क्योंकि हमें एग्जाम में ये सब पर्टिकुलर पॉइंट पूछ लेता है। ये देखो, अगर कहीं पर भी नेचुरल कैलामिटी हुआ है तो पर्सनल इंटरव्यू, बाकी देखो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज हमें यहाँ के हिसाब से याद रखना जरूरी है, इसीलिए मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो ये चीज बोला भी था तब भी, तो वैसे लगे कुछ भी
इंटरव्यू देखो, अब क्वेश्चनियर मेथड से क्या नेचुरल कैलामिटी का इन मतलब कलेक्शन डेटा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उस तरीके से भी हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें बोला गया है कि ये पर्सनल इंटरव्यू, तो फिर ये ज्यादा प्रेफरेबल है, तो हमें भी वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये 7 मैंने 2 बार लिख डाला है गलती से, तो 15 तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 से आगे का करेंगे। ठीक है, 16 से 16 से आगे का कर, ठीक है, फिर आ जाइए।